हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसएस, आपका दोस्त, आपका भाई यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद एसएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह मौर्यकालीन का सेकंड पार्ट है जिसमें हम मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो जो था वो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने विभिन्न राजाओं के बारे में पढ़ा था जो कि मौर्यकाल से संबंधित है। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मौर्यकालीन संस्कृति में सबसे पहले हम इसके प्रशासन के बारे में देखेंगे। प्रशासन में देखेंगे तो ये जो क्या थी, भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन था। ठीक है, मौर्यकाल का जो प्रशासन था भारत का पहला प्रशासन था जो कि केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत कहने से मतलब है कि जो पावर होती थी सारी की सारी वो सेंटर में होती थी। तो सेंटर का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। और यहाँ पे एक मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है कि यहाँ पे मंत्रिपरिषद होती थी जिसके सदस्यों का चुनाव अमात्यों के द्वारा किया जाता था। और एक मंत्रणा होती थी। मंत्रणा में प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता और युवराज, ये लोग प्रमुख रूप से होते थे। और मंत्रणा का जो मुख्य कार्य होता था वो राजा को सलाह देना होता था। अगर इसे प्रेजेंट टाइम से तुलना करें तो प्रेजेंट टाइम में जो मंत्रिपरिषद होती है ना, वो राजा को मुख्य रूप से सलाह देने का कार्य करती है। तो उसी तरीके से मंत्रणा होती थी। इसको और समझना चाहे तो जैसे हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को प्रमुख मान सकते हो, लेकिन वो जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। तो इसी तरीके से आप आज की मंत्रिपरिषद को उस समय की मंत्रणा से जोड़ सकते हैं और या तुलना कर सकते हैं। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में कुछ अधिकारियों के नाम दिए गए थे और उनके प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे। देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी जनरेट होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। फिर अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के अधिकारी, 30 अधिकारी थे। तो किस विभाग का कौन अधिकारी होता था उसको नाम देख लेते थे। तो समाहर्ता जो होता था वो राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। सन्निधाता जो होता था वो राजकोषीय कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, परिदेष्टा तीसरा है, ये फौजदारी न्यायालय का अधिकारी होता था। और फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन बोला जाता है। यहाँ पे न्यायालय गलत लिखा हुआ है, नहीं होगा। ठीक है, तो परिदेष्टा क्या था, फौजदारी न्यायालय का अधिकारी प्रमुख होता था और फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन के नाम से भी जाना जाता था। व्यवहारिक जो होता था वो दीवानी न्यायालय का अधिकारी होता था, दीवानी न्यायालय का या फिर प्रमुख होता था। और दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहा जाता था। दंडपाल जो होता था सेना की सामग्री जुटाने वाला होता था। अंतर्विषिक सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज प्रेजेंट टाइम में पीएम में प्रमुख हैं, पीएम होते हैं, इंडिया के पीएम हैं। तो उनके आसपास जो बॉडीगार्ड होते हैं, तो उस जो बॉडीगार्ड का भी कोई हेड होगा ना, वो 4-5 जो बॉडीगार्ड आसपास रहते हैं उनको रक्षा के लिए अंगरक्षक, उनका भी तो कोई ना कोई हेड होगा। तो उस टाइम पे या फिर मौर्यकाल में उसको अंतर्विषिक कहा जाता था। इसके अलावा आठविक होता था जो कि वन विभाग का अधिकारी होता था। इसके अलावा 26 प्रकार के अध्यक्षों की बात की गई है अर्थशास्त्र में, जिसमें से मैंने 2 लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे। तो पहला है सुरा अध्यक्ष, और ये जो सुरा अध्यक्ष है वो आबकारी विभाग का हेड था। ठीक है, और दूसरा है सीता अध्यक्ष जो कि राजकीय कृषि विभाग का हेड था। ठीक है, अब बात करेंगे प्रांतीय शासन की। प्रांतीय शासन कहने का मतलब है कि प्रांतों का शासन जो मतलब हमारा जो प्रांत वो जो पूरा स्ट्रक्चर था, कितने भागों में बटा हुआ था और किसके किसके पार्ट को क्या क्या बोला जाता था, उसका प्रमुख कौन होता था। जैसे कि अब देख लेते हैं, इसको भी तुलना करके देख सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में पूरे भारत को ले लीजिए। भारत को क्या बोलेंगे, सेंटर, केंद्र। तो यहाँ पे केंद्र हो गया। अब भारत क्या है, राज्यों में बटा हुआ है। तो उस समय राज्यों को हम प्रांत बोलते थे। ठीक है, प्रांत हो गए या फिर चक्र भी बोला जाता था। और इसके प्रांतों का जो अधिकारी होता था उसे कुमार बोला जाता था। इसके अलावा आप जब देखते हो, आप किसी स्टेट में रहते हो तो हर स्टेट में कुछ जिलों को मिलाकर एक मंडल बनता था। तो उस समय भी मंडल होता था जिसके अधिकारी को, जिसको हेड को प्रदेष्टा या प्रदेशी कहा जाता था। मंडल से छोटा क्या होता है, जिला होता है। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिला हो गया। ठीक है, तो उसी तरह वहाँ भी जिला होता था और जिला को आहार या विषय भी कहा जाता था। और जिला का जो हेड होता था उसे विषयपति या स्थानिक कहा जाता था। जिला से नीचे स्थानीय आता था। स्थानीय जो क्या था, 800 गांवों का समूह था। ठीक है, इसके बाद आता था द्रोणमुख। स्थानीय से नीचे आता था द्रोणमुख, और द्रोणमुख 400 गांवों का समूह था। इसके बाद आता था खाटविक, और खाटविक क्या आता था, 200 गांवों का समूह था। और इसके बाद आता था संग्रहण, और संग्रहण 10 गांवों का समूह था। और सबसे जो छोटी इकाई, सबसे जो निचली इकाई थी वो क्या थी, ग्राम। और ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी बोला जाता था। एक लाइन से देख ले, प्रांतीय प्रशासन में सबसे ऊपर केंद्र था, केंद्र के नीचे प्रांत थे, प्रांत के नीचे मंडल था, मंडल के नीचे जिला था, जिला के नीचे स्थानीय था,
स्थानीय के नीचे द्रढ़मुख था, द्रढ़मुख के नीचे काटविक था, काटविक के नीचे संग्रहण था, और संग्रहण के नीचे ग्राम था। और ग्राम क्या हो गई? सबसे छोटी इकाई। ठीक है। और अब बात ये हो गई आपके प्रांतीय प्रशासन की। अब बात करेंगे अशोक के काल में ही जो प्रांत थी 5 प्रकार के प्रांतों की बात की गई थी और उनके राजधानी की बात की गई थी। ठीक है, मतलब कि अशोक के काल में 5 प्रकार के प्रांत और उनकी राजधानियाँ कौन कौन से हैं वो अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रांत था उत्तरापद, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी और कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो ये हो गए 5 प्रकार के प्रांत और उनकी राजधानियाँ। इसके अलावा कुछ और प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे जिनके बारे में जान लेते हैं। तो अमात्य जो क्या होता था? वो योग्य अधिकारियों का एक समूह होता था। अग्रामात्य प्रधानमंत्री को कहा जाता था। महामात्य जो होता था वो नगर का अधिकारी होता था। एस्ट्रोनोमई ये भी नगर का अधिकारी ही होता था, मतलब कि महामात्य एस्ट्रोनोमई दोनों एक ही थे, नाम अलग अलग हैं। इसके अलावा जो एग्रोनोमई था, देखो यहाँ पे 2 है, एक है एस्ट्रोनोमई और एक है एग्रोनोमई। तो एस्ट्रोनोमई नगर का अधिकारी हो गया और एग्रोनोमई जो था वह जिला सड़क का अधिकारी होता था और साथ ही साथ भू राजस्व का भी अधिकारी माना जाता था। ठीक है, उसमें होता था। अब बात करेंगे गुप्तचर व्यवस्था की। गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल में जो गुप्तचर व्यवस्था थी ये भी एक, इसका देखो गुप्तचर व्यवस्था कहीं भी हर जगह इंपॉर्टेंट होती है। आज के समय में हम क्या जैसे रॉ होती है हम लोग की, ये क्या गुप्तचर व्यवस्था है। ठीक है, तो अभी गुप्तचर व्यवस्था को भी देख लेते हैं। तो गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक, मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था और ये 2 प्रकार के होते थे। गूढ़ पुरुष क्या कहा जाता था? तो गुप्तचरों को कहा जाता था। और गुप्तचर जो होते थे 2 प्रकार के होते थे, एक होते थे संस्था के रूप में और दूसरे होते थे संचरा के रूप में। संस्था के रूप में वो होते थे जो संगठित रूप में होते थे। ठीक है, और संचरा के रूप में वो होते थे जो भ्रमणशील होते थे, मतलब कि घूमते रहते थे। तो संगठित जो रूप में गुप्तचर होते थे वो 5 प्रकार के थे। तो देख लेते कौन कौन से हैं। पहला था काप्टिक, दूसरा था उदयस्थिति, तीसरा था गृहपतिक, चौथा वैदेहक और 5वां तापस। ठीक है, ये थे 5 प्रकार के गुप्तचर संस्था के रूप में जो कि संगठित रूप में होते थे। अब बात करते हैं भ्रमणशील रूप में। ये 4 प्रकार के होते थे जिन्हें सत्री, तीक्ष्ण, रसद और परिव्राजिका बोलते थे। ठीक है, चौथा क्या है? परिव्राजिका। इसके अलावा पुलिस को रक्षिण कहा जाता था। देखो रक्षिण जो है एक बार पीसीएस में पूछा जा चुका, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा किस समय पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है कि पुलिस को मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता था या फिर रक्षिण किससे संबंधित है। रक्षिण वर्ड जो है वो किससे संबंधित है? तो रक्षिण वर्ड जो है पुलिस विभाग से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं राजस्व प्रशासन। मौर्य काल में राजस्व प्रशासन किस प्रकार का था? ठीक है, मौर्य काल में राजस्व प्रशासन, एक मिनट, ये मौर्य काल में राजस्व प्रशासन किस तरीके का था? अब राजस्व प्रशासन कहने का मतलब है यहाँ पे कि वहाँ पे टैक्स कैसे क्या लिया जाता था, किस चीज़ को किस किस नाम से बुलाया जाता था, इंपॉर्टेंट नाम। ठीक है, तो सीता जो थी वो खेती से होने वाली आय थी। भाग जो था वो स्वतंत्र किसानों से लिया जाता था, जो खेती करते थे लेकिन किसान स्वतंत्र होते थे, उनसे भाग के रूप में टैक्स लिया जाता था। ठीक है, और यह जो भाग था वो 1/6 से लेकर 1/4 के बीच में होता था। इसके अलावा सिंचाई की सुविधा अगर आप सेंटर से नहीं लेते हो तो आपको टैक्स 1/3 पड़ेगा, मतलब 1/6 से लेकर 1/4 तब पड़ेगा अगर जब सिंचाई की सुविधा आप सेंटर से या फिर सरकारी सुविधा के तहत लेते हो तो वो भाग में शामिल हो जाता था। अब इसके बाद आता है विष्टि। विष्टि क्या था? बेगार था। बेगार मतलब है बिना पैसे का श्रम, आपको श्रम करना है लेकिन पैसा कोई नहीं मिलेगा, उसे विष्टि बोल। तो नेक्स्ट क्या था? हिरण्य था। हिरण्य क्या था? नगद कर की नगद कर था, ना कि अनाज। हिरण्य जो होता था मतलब कि टैक्स के रूप में वो अनाज भी आप दे सकते थे, लेकिन ये नगद था, कैश के रूप में था। ठीक है, रज्जु जो थे भूमि माप का समय था। ठीक है, भूमि माप की जाती थी उससे। और वैधरण व्यापारी हरजाना होता था। और इसके अलावा निष्क्राम जो था निर्यात कर था। ठीक है, निष्क्राम में क्या था? निर्यात कर था। तो ये रहा राजस्व प्रशासन। अब बात कर लेते हैं सैन्य प्रशासन की। ठीक,
सैन्य प्रशासन मतलब कि सेना जैसे आज के हमारे साथ क्या है, 3 प्रकार के मुख्य रूप से सेना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। अब वहाँ पे भी देख लेते हैं कि सैन्य प्रशासन उस समय पे कैसा था, मतलब कि मौर्यकालीन व्यवस्था में सैन्य प्रशासन कैसा था। तो कौटिल्य ने 6 भाग बताए हैं, ठीक है। 6 भाग में क्या था, मौल स्थायी होती थी, ये सेना के ही भाग बताए हैं, ठीक है। मौल क्या थे, स्थायी सेना थी। भ्रतक किराए की सेना थी। श्रेणी बल युद्ध से आजीविका चलाने वाले लोगों की सेना थी। और लोगों की सेना कहने वाले, देखो श्रेणी बल यहाँ पे मुख्य रूप से कहना ऐसे लोग जो कि जिनका जीवन यापन जो हमेशा मुख्य रूप से युद्ध से होता था, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता था, श्रेणी बल। इसके अलावा आता है मित्र बल। मित्र बल जो होता था मित्र राष्ट्र के रूप में, मतलब कि जो हमारे जो आसपास के राष्ट्र होते थे, मित्र राष्ट्र होते थे, उनसे सेना को बुला लेना। अब इसके बाद 5वीं आती है अमित्र बल। अमित्र बल जो होती थी वो बंदी सैनिक होते थे, ठीक है। और नंबर 6 आता है 8वीं बल, जो कि जंगली सेना के नाम से जानी जाती थी, अभी जंगली सेना थी। ये थे कौटिल्य ने 6 प्रकार की सेना की बात की गई थी। 6 भाग इन्होंने यहाँ पे बोले थे, 6 प्रकार की सेना, जो कि पहले क्या, मौल, दूसरी भ्रतक, तीसरी श्रेणी बल, चौथा मित्र बल, 5वां अमित्र बल और छठा 8वीं बल, ठीक है। इसके अलावा 3 प्रकार के युद्धों की बात की है कि 3 प्रकार के युद्ध होते थे, कौन कौन से थे। पहला प्रकाश था, जो कि आमने सामने लड़ा जाता था, ठीक। आप हमारे साथ मतलब कि 2 अपोजिट, जो भी अपोजिट शत्रु हो गए या शत्रु थे, वो अपोजिट होते थे, वो आमने सामने मैदान में आकर लड़ते थे। इसके अलावा होते थे तुसड़ी, जो होती थी फूट डालकर। इसको सिंपल समझने जाए, अंग्रेजों की फूट डालो राजकोट की नीति है ना, तो फूट डालकर जो नीति की जो युद्ध किया जाता था उसे क्या बोलते थे, तुसड़ी बोलते थे। इसके अलावा होते थे कूटनीति। कूटनीति आज के समय से आप राजनेताओं के द्वारा समझ सकते हैं कि डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ा जाता, लेकिन कूटनीति की जाती है, तो वो क्या होती थी, उसे बोला जाता था कूट, ठीक है। तो ये रहा सैन्य प्रशासन। अब बात कर लेते हैं सामाजिक जीवन की। मौर्य काल में सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन में देख लेते हैं उस समय 4 प्रकार के वर्णों की बात की गई है, मतलब अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख है। 4 प्रकार के वर्ण कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र भी आदि बोला गया, मतलब शूद्रों को भी आदि बोला गया और सेना में भर्ती की अनुमति दी गई थी। मेगस्थनीज ने 7 प्रकार की जातियां बताई हैं। मेगस्थनीज ने क्या बोला था कि 7 प्रकार की जातियां विद्यमान हैं और स्त्रियों की दशा स्मृति काल की अपेक्षा अच्छी है, ठीक है। स्त्रियों की दशा क्या थी, स्मृति काल की अपेक्षा इन्होंने अच्छा बोला है और पुनर्विवाह की बात इन्होंने की है और नियोग की बात की है। इसके अलावा बोला सती प्रथा यहाँ पे नहीं थी। रूपा जीवा को वैश्या बोला जाता है, ठीक है। रूपा जीवा वहाँ पे कौन होती थी, स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली, ठीक है। तक्षशिला, उज्जैन और वाराणसी ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तक्षशिला, उज्जैन और वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। प्रौद्योगिकी शिक्षा श्रेणियों द्वारा दी जाती थी। श्रेणी यहाँ पे व्यापारियों का एक समूह होता था, ठीक है, तो उनके द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तो ये रहा सामाजिक जीवन। अब इसके बाद देख लेते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। मौर्य काल में आर्थिक जीवन, धान की फसल को सबसे उत्तम माना गया है और गन्ने की फसल को सबसे निम्न माना गया है, निकृष्ट माना गया है। सूत काटना, बुनना, पत्थर तराशना, ये क्या था, प्रमुख उद्योग थे। यहाँ पे बड़ौच ने गलत लिखा है, भड़ौच होगा, ठीक है, ये जो कि गुजरात में पड़ता है। भड़ौच सोपारा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह है और ताम्रलिप्ति पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्रा जो होती थी उसे पर्ण कहा जाता था। सोने के सिक्के, स्वर्ण के सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को पर्ण, कलसापर्ण, धरण और सतनाम 3 नाम से बोला जाता था, ठीक है। और तांबे के सिक्के को मासक या कालकान भी कहा जाता था। तो ये रही आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी। अब इसके बाद देख लेते हैं कि मौर्य कला के कुछ विशेषता है, ठीक है। तो मौर्य कला में गुफा निर्माण का प्रारंभ किया गया था। जो गुफा निर्माण की जो व्यवस्था हम देखते हैं ना, गुफा बनने लगना, तो यहाँ पे गुफा निर्माण प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। मतलब प्रारंभ करने के समय मुख्य रूप से व्यवस्थित रूप से आप बोले तो वो मौर्य काल को दे सकते हैं, ठीक है। ओपदार पॉलिश होती थी, ठीक, और पॉलिश इतनी अच्छी होती थी कि शीशे की तरह चमक होती थी, ठीक है। मतलब कि आज के समय देखो ना, कभी कभी कुछ चीज़ें हम लोग लेके आते हैं तो वो इतने चमकीले होते हैं कि हमें अपना फेस भी उसमें दिखता है। तो उस तरीके की पॉलिश उस समय की जाती थी। तो आप सोच सकते हैं कि मौर्य काल में कितना उच्च स्तर इन्होंने कला के मामले में वो लोग ले आए थे।
उत्कर्ष, और जो ये उत्कृष्ट प्रदर्शन मतलब सबसे अच्छा जो प्रदर्शन होता है इसका अशोक के स्तंभ में दिखाई देता है। जो ऑफ द पालिस है वो अशोक के स्तंभ में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है, और अशोक के स्तंभ में मौर्य कला का भी एक अद्भुत रूप दिखाई देता है। मृदभान सबसे उत्कृष्ट थे काली पॉलिश वाले, ठीक है, मतलब कि जो मृदभान भी कई प्रकार के होते थे, उनमें जो सबसे मुख्य होता था, जो सबसे उत्कृष्ट, जो सबसे अच्छे थे, वो काली पॉलिश वाले मृदभान थे। अब बात कर लेते हैं पतन के कारण के। तो पतन के कारण में क्या क्या प्रमुख कारण रहे थे वो देख लेते हैं। एक प्रमुख कारण ये माना जाता है कि अशोक का बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना, लेकिन इसे पूर्णतः नहीं मान सकते हैं। कहते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था कलिंग के युद्ध के बाद, तो इसको बोला गया था ये क्योंकि अभी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसके बाद धम्म की नीति अपना ली थी। धम्म की नीति अपनाने से हुआ ये कि वो अब युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन इसे पूर्णतः उचित नहीं मान सकते, क्योंकि उसने उन्होंने कल विजय एक रूप में बोला भी है कि जंगली जो जंगली आदिवासी होते थे, जंगली बर्बर जातियाँ थी, बर्बर जाति उचित वक्तव्य, तो उनके लिए उन्होंने एक वक्तव्य बोला था कि मतलब कि आप बहुत ये मत समझिएगा कि हम हो गए तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की गतिविधियों पर लास्ट में ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो होता है तो वो हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो पार्ट है वही होता है, और मैक्सिमम आक्रमण जो है वहीं से हुए हैं। क्यों? क्योंकि उधर से सबसे उत्तर में तो आपका हिमालय आ जाता है, वहाँ से कोई चांस नहीं होता है। तो ये वाला पार्ट जो जितने भी आक्रमण आपके विदेशी आक्रमण हुए हैं मध्य एशिया से आकर, वो सारे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से ही हुए हैं। ये देखो लिखा ना विदेशी आक्रमण, तो ये जो विदेशी आक्रमण थे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से ही आकर हुए हैं। और इसके बाद हम देखेंगे, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि विदेशी आक्रमण कौन कौन से प्रमुख रूप से हुए थे। एक प्रमुख कारण यह भी हुआ कि सभी अधिकारी जो राजा उसके बाद हुए थे मौर्य काल में वो अयोग्य थे, बहुत ज़्यादा योग्य व कुशल नहीं थे, ठीक है। मतलब अयोग्य उत्तराधिकारियों का होना भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो ये रहा आपका मौर्य काल के बारे में कि क्या की शासन व्यवस्था थी। अब इसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं अशोक के अभिलेख, जो कि एक प्रमुख माने जाते हैं, ये भी काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो अशोक के अभिलेख के बारे में भी देख लेते हैं। जो अभिलेख थे वो 3 प्रकार के थे। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख, ठीक है। इनको 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इनका विकूटन किया था, विकूटन या फिर पढ़ने की कला को माहिर किया था, और दिल्ली टोपरा का अभिलेख था, ठीक है। इनकी भाषा प्राकृत थी और लिपियाँ ब्राह्मी थी, ठीक है। लिपियाँ ब्राह्मी के अलावा और भी थी, जैसे कि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी, ठीक है। और जो खरोष्टी लिपि है वो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख से प्राप्त होती है। अरमाइक की जो लिपि है वो तक्षशिला से प्राप्त होती है, और यूनानी लिपि या प्लस अरमाइक लिपि दोनों का जो मिला जुला रूप होता है वो शरकूना कांधार से प्राप्त होती है। शिलालेख और स्तंभलेख ये 2-2 प्रकार के थे, और इनके जो 2-2 प्रकार के थे लघु और दीर्घ शिलालेख, ठीक है। सॉरी, शिलालेख 2 प्रकार के होते थे, लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख। इसी तरह स्तंभलेख भी 2 प्रकार के होते थे, लघु स्तंभलेख, दीर्घ स्तंभलेख। इसके अलावा जो गुहालेख होते थे वो उनका कोई प्रकार नहीं था, और उनकी जो लिपि होती थी वो ब्राह्मी होती थी गुहालेख की। तो अब देख लेते हैं एक एक करके कि शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं शिलालेख जो थे वो 2 प्रकार के थे, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख की संख्या 14 थी और लघु शिलालेख की संख्या 18 थी, ठीक है। तो अब दीर्घ शिलालेख में जो प्रमुख थे उनमें क्या क्या बातें की गई हैं, क्या क्या बोला गया वो देख लेते हैं, ठीक है। शिलालेख, जो दीर्घ शिलालेख का सेकंड शिलालेख था उसमें सीमांत प्रदेशों के बारे में बात की गई है। वो ऐसे सीमांत प्रदेश थे जिन पर प्रत्यक्ष रूप से अशोक का शासन नहीं था, जैसे चोल, पांड, चेर, ताम्रपर्णी प्रदेश, अंत्योक और यवनराज। इन पर अशोक का डायरेक्ट शासन नहीं था, लेकिन यहाँ पे धम्म विजय की बात की गई है। चौथे दीर्घ शिलालेख में बात की गई है भेरू घोष की धम्म घोष में परिवर्तित होने की, मतलब कि जो उनकी नीति थी, विजय की नीति, उसको धम्म घोष में परिवर्तित होने की बात की गई है। 5th में इन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात की गई। धम्म महामात्र जो था जो धम्म व्यवस्था थी ना उसको फैलाने वाला। और इसके अलावा 8वें में धम्म यात्रा की बात की गई है, मात्रा लिखा है गलत लिखा है, यहाँ पे धम्म यात्रा होगा, ठीक है। 8th में धम्म यात्रा की बात की गई है, और 13th में या 13वें में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है, जब कलिंग विजय की बात की गई है। अब देख लेते हैं लघु शिलालेख के, जो कि 18 प्रकार के थे। ये कहाँ से पाए गए हैं और इनमें क्या प्रमुख था। तो मास्की का जो था अभिलेख था वो कर्नाटक का था। यहाँ पे बुद्ध शाक वर्ड यूज़ किया गया अशोक के लिए। भब्रू या वैराट जयपुर से प्राप्त होता है। इसमें प्रियदर्शी वर्ड और त्रिदर्शी वर्ड
अशोक के लिए प्रयोग किया गया है। गुर्जरी जो कि एमपी से प्राप्त होता है, यहाँ पे अशोक का नाम लिया गया है। और अर्गगुडी आंध्र प्रदेश कर्नूल से लिया गया है। इसकी लिखने की जो शैली थी, ठीक है, यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं कि ये देखिए अर्गगुडी आंध्र प्रदेश कर्नूल से है। लिखने की शैली बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं, जिसे बुस्टो, यहाँ पे क्या बोला, जिसे बुस्टरोफेडन बोला जाता है। तो ये एक वर्ड है बुस्टरोफेडन, ये इंपॉर्टेंट है कि इसके क्या बोला जाता है। एक ऐसी लिखने की शैली जो बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं। देखिए आप, हम लोग नॉर्मली कॉपी में क्या लिखते हैं, बाएं ओर से स्टार्ट करते हैं, दाएं ओर से जाते हैं, फिर आते हैं बाएं ओर से स्टार्ट करते हैं, फिर आते हैं दाएं ओर पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, लिखने की शैली बाएं से दाएं गए, अब नीचे दाएं से फिर बाएं लिखना चालू कर दिया। तो ये शैली जो थी बुस्टरोफेडन थी, और ये अर्गगुडी आंध्र प्रदेश कर्नूल के लघु शिलालेख से प्राप्त होती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्तंभ शिलालेख की। ये भी दो प्रकार के थे, वृहद और लघु। तो स्तंभ शिलालेख देख लेते हैं फटाफट। वृहद शिलालेख में प्रमुख रूप से धम्म और प्रशासनिक बातें की जाती हैं, ठीक है। ये 7 प्रकार के लेख इसमें उल्लेख होते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख होते हैं, ठीक है। दिल्ली मेरठ कब लेख, इसे मेरठ से दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। दिल्ली टोपरा का अभिलेख, ये हरियाणा में था, इसे दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके आता है लौरिया अरराजन, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। ये जो तीनों है ना, ये चंपारण के हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है प्रयाग का अभिलेख, और जो प्रयाग का अभिलेख आता है, जो प्रयाग का है वो कौशाम्बी में था। इसे इलाहाबाद जो है जहांगीर के द्वारा लाया गया था अकबर के शासनकाल में, ठीक है। अब बात करते हैं लघु शिलालेख की। तो ये कौशाम्बी का लघु शिलालेख होता है, जिसे रानी का भी अभिलेख कहा जाता है। इसके बाद रुम्मन देई, इसमें धार्मिक कर बलि नहीं के बारे में बात की जाती है, और भूमि कर 1/8 की बात की जाती है, और यह सबसे छोटा अभिलेख है, ठीक है। इसे सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं गुहा अभिलेख की। तो गुहा अभिलेख थे, ये प्राकृत भाषा में थे, इनकी लिपि ब्राह्मी थी। अन्य अभिलेख में इसे एक लंपक माना जाता है, जो कि काबुल है। काबुल में एक अभिलेख पाया जाता है लंपक नाम से, जो कि सीरियाई भाषा में था, ठीक है। ये अन्य अभिलेखों में शामिल होता है। तो ये बात रही आपके शिलालेखों की, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और शिलालेख और जो गुहा लेख है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसको भी सुधार करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो सुधार करने का मैं कोशिश करूँगा, और आपको ये सीरीज़ है एक देने का प्रयास करता हूँ। एशियन हिस्ट्री के बाद मैं नया सब्जेक्ट लेके आऊँगा, उस पर मैं भी इसी तरह से कैसे फैक्ट वाइज और जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी समझाने का प्रयास करता रहूँगा। और वीडियो अगर पसंद आया है, तो जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।